हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है सीबीएसई में क्लास 12th में, आप चाहते कि आपका 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आए, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उसके एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कुछ हम आपको होमवर्क देते रहेंगे और कुछ आपको कराते रहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, उसको तो आपको ज़रूर करना है। हम आज कुछ आपको होमवर्क देंगे, पहले आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, क्वेश्चन है चेक द रेशियो KE² अपान GMEMP इज डायमेंशनलेस। तो सबसे पहला हमारा काम है, हमको ये दिखाना है जो रेशियो KE² अपान GMEMP है ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की आप वैल्यू निकालिए। ओके, फिर इसी में एक पार्ट जोड़ रहा है, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज। यह रेशियो हमें क्या बताता है, इस रेशियो से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, तो चलिए एक एक चीज़ करते हैं। तो पहला पार्ट है, आपको ये दिखाना है कि KE² अपान GMEMP डायमेंशनलेस है, और आप लोग डायमेंशन निकालना पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, उसी का यूज़ करना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। डायमेंशन हमें निकालना है KE² अपान GMEMP, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग जानते हैं इसका फार्मूला, K का हमने डायमेंशन निकलवाया भी था। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका कूलम्ब्स लॉ क्या था? कूलम्ब्स लॉ था F = K Q1 Q2 अपान R²। K क्या था? K यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था, या इसी को हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते थे। Q1 और Q2 क्या थे? 2 पॉइंट चार्जेस थे, और R उन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, यहाँ पर G का भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज़ है। इसका मतलब इस रेशियो को देखने से आपको पता चल रहा है, यहाँ पर K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं K और G का रिलेशन इसमें निकाला गया है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, G का भी हमें डायमेंशन यहाँ लिखना है। तो G का डायमेंशन लिखने के लिए चलिए पहले K का डायमेंशन लिख लीजिए। K का डायमेंशन क्या होगा? यहाँ से K की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो F × R² अपान Q1 Q2, यही वैल्यू आएगी। K = F × R² अपान Q1 Q2। अब K का अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं। तो K का डायमेंशन क्या होगा? F का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स M × A, यम A का होता है एक्सीलरेशन का LT-2। R डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? L²। डिस्टेंस को L से दिखाते हैं, अपान Q1 Q2। Q क्या है? चार्ज है। हम लोग जानते हैं Q = IT। I क्या होता है? करंट, और करंट की यूनिट है A। करंट का डायमेंशन हम लोग A से लिखते हैं, एम्पियर से। और T क्या है? टाइम, तो कैपिटल T। तो Q1 Q2, तो Q का अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें तो Q का डायमेंशन क्या आएगा? A और T। करंट का A एम्पियर और T टाइम का कैपिटल T। तो यहाँ पर Q1 Q2 2 बार चार्ज है, तो मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A² T²। ठीक है, ये हम पहले आपको K का डायमेंशन निकलवा चुके हैं, ये अलग से भी एग्जाम में आता है। चलिए फिर K का आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए इसको।
यम एल स्क्वायर इंटू एल, एम एल क्यूब हो जाएगा, एम एल क्यूब, टी -2 है, यहाँ नीचे +2 है, ये ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब t -4, और a की पावर 2 है तो ऊपर आएगा तो a की पावर -2। चेक कर लीजिए, m l और l का स्क्वायर इंटू एल, तो एल क्यूब हो गया, फिर t -2 और ऊपर ये t +2 है, ऊपर जाएगा -2 तो -2 -4, और a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो a की पावर -2। ये आपका k का डायमेंशन आ गया। ओके, इतना नोट कर लीजिए k का डायमेंशन, फिर हम लोग g का निकाल लेते हैं। नोट करिए जल्दी, चलिए इसी तरह से हम लोग g का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमारा फार्मूला है F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग F G ऐसे सफिक्स भी लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको G का निकालना है, तो G का क्या हो जाएगा, F G इंटू r स्क्वायर अपान m1 m2। चलिए निकालिए, तो G का आपका डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन m l t -2 m इंटू ए अभी किया था हमने, r डिस्टेंस है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ है तो लेंथ का मतलब l का स्क्वायर। ओके, इसके बाद नीचे क्या है, मास है, दो मासेस हैं, दो मासेस के बीच फोर्स आप यहाँ निकाले हैं ग्रेविटेशनल, तो मास है ये m1 और m2 मासेस हैं, तो मास का डायमेंशन m, तो m इंटू m करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो g का डायमेंशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो g का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, g का डायमेंशन देखिए m और ये m स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो m पावर -2 हो जाएगा, तो -2 और +1 तो m की पावर -1 हो जाएगा, m की पावर -1, m पावर 1 और ये -2 तो -2 और +1 -1। अब तो कोई नीचे क्वांटिटी है नहीं, l देखिए l की पावर 1 है, l स्क्वायर है, तो l की पावर 1 और 2 तो l की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर -2 और तो कहीं t है नहीं तो t की पावर -2। ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन g का। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब तो सारे डायमेंशन में पता है, ये चार्ज है, E है, ये मासेज हैं, G और K का हमने निकाल ही लिया है। ठीक, इसको मिटाते हैं। चलिए, अब देखिए अगर इसका हम डायमेंशन निकालते हैं तो K का डायमेंशन क्या है, K का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला है, ये ml क्यूब, ml क्यूब t की पावर -4 a की पावर -2। ठीक है, अब चलिए E K का हो गया, ये E क्या है, ये चार्ज है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसी से हम लोग E को डिनोट करते हैं। तो चार्ज का भी हम लोगों ने निकाला था, Q = IT, I और T। तो I का हम लोगों ने डायमेंशन अगर Q का निकाला था, क्या लिखा था I का, एम्पियर, करंट का एम्पियर A से और टाइम का T से, तो T AT होता है। तो चलिए E का स्क्वायर है, E का स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये नीचे आइए, G, तो G का क्या हो जाएगा, G का भी हमने निकाला है यहाँ पर,
m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास का कैपिटल M होता है, तो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m की पावर 2। ओके, नोट कर लीजिए इतना जल्दी। ठीक है, नीचे इसको हम मिटा देते हैं। इसको सॉल्व करिए जरा, देखिए यहाँ पर, चलिए पहले ऊपर सॉल्व कर लीजिए। m की पावर देखिए यहाँ क्या है 1, ठीक है। यहाँ नीचे m की पावर क्या है -1, तो ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगी +1। चलिए यहाँ लिख देते हैं +1। m की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक। तब m का हमारा काम खत्म हो गया। चलिए l लीजिए, l की पावर यहाँ क्या है 3, और कहीं l है, यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए l की पावर यहाँ 3 है, जब ऊपर जाएगा तो -3। t को देखिए, t की पावर क्या है यहाँ -4, और यहाँ पर देखिए t की पावर +2, और कहीं t है, यहाँ पर देखिए -2 है, t की पावर -2, ऊपर जाएगा तो +2, ठीक। तो m l t हो गया। अब a बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर a, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रही है, इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए a को थोड़ा यहीं हम इधर ही लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा सही से। चलिए नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं, तो a की पावर देखिए, a की पावर यहाँ -2 है और यहाँ +2 है, नीचे a है नहीं, तो -2 और +2 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ लिख दीजिए, बाद में कैंसिल कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए आपका क्या है, m की पावर +1 +1 2 हो गया, और ये -2 0, l की पावर 0, t की पावर -4 और यहाँ +4 0, a की पावर यहाँ क्या आ रहा है -2 +2 0, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आप निकालेंगे वैल्यू, हर की पावर 0 है तो 1 आ गया। ये कहने का मतलब यहाँ पर जो हम डायमेंशन निकाल रहे हैं सब की पावर क्या है 0 है, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका मतलब दैट इज ये डायमेंशन लेस। यही हमको दिखाना भी था, देखिए आपको दिखाना था चेक द रेशियो ऑफ ke² अपॉन GME/MP इज डायमेंशन लेस, लिख देंगे दैट इज द रेशियो इज डायमेंशन लेस। क्या शो कर रहा है ये डायमेंशन लेस, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जो हम लोगों ने अभी डायमेंशन लेस क्वांटिटी दिखाया, इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी यूनिट निकालें इस रेशियो की, अगर किसी रेशियो की यूनिट कुछ नहीं आती है तो इसका मतलब उसका डायमेंशन भी कुछ नहीं होगा, तो इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए उसको भी सीख लेते हैं। के का अगर आप यूनिट निकालते हैं तो के की यूनिट क्या होगी, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था अभी, F = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए के Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ देखिए के की यूनिट क्या होगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं, क्या आएगा ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर और कूलम का पर कूलम का स्क्वायर, कूलम नीचे आएगा तो कूलम पावर -2 हो जाएगी। ई चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो कूलम का स्क्वायर, ई का स्क्वायर मतलब चार्ज है, चार्ज का स्क्वायर चार्ज की यूनिट का, तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा अपान जी। इसी तरह आप जी की यूनिट भी निकाल सकते हैं, अगर एफ जी लेंगे तो क्या आएगा जी m1 m2 अपान r²। अब जी की यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा न्यूटन, आर है डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर अपान आएगा मास है तो केजी इंटू केजी, तो केजी का स्क्वायर। तो इसको अगर आप जी का निकालेंगे तो आएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर और पर केजी का स्क्वायर।
मतलब kg की पावर -2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ क्या है, me इंटू mp, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास का क्या होता है kg, तो kg ऐसा यूनिट रख रहे हैं इसलिए kg है, और इंटू kg, तो kg इंटू kg का स्क्वायर। अब जरा देखिए इसकी यूनिट क्या आ रही है, न्यूटन, देखिए यहाँ इससे कट गया, न्यूटन न्यूटन से कट गया, मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर स्क्वायर से कट गया, कूलम पावर -2 है, ये +2 है, तो कूलम पावर -0 आ जाएगा, kg पावर -2 और ये kg पावर +2, तो -2 + 2 ये भी 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, नो यूनिट। और अगर किसी क्वांटिटी की, किसी रेशियो की कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, दैट इज ये डायमेंशनलेस है। इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ओके, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब हमारा इसके बाद, इसको भी नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इसकी आपको इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है, और आपको उसमें वैल्यू दी गई है, लुकअप द टेबल कहा गया है क्वेश्चन में, उसको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, यहाँ वैल्यू लेकिन आपको दी गई है। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं, मिटा दें। देखिए यहाँ पे, अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें कि e² अपान g/m/e/mp, ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो k की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁹, ठीक है। जी, उसके बाद क्या है, E है चार्ज, तो E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर है, अपान जी की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन यहीं पर कर दे रहे हैं, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 × 10⁻27। ठीक है, अब जब आप इस वैल्यू को, सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.27 × 10⁻39। ठीक है, ये वैल्यू इसकी आएगी। तो आपका ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू आएगी 2.27 × 10⁻39। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद इसमें आपको क्या निकालना है, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज, यह रेशियो क्या हमको बताता है, ये हमें पता करना है। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ना कुछ लॉजिक लिए होते हैं, कुछ चीज़ें हमको उसमें से याद कर लेनी चाहिए। कंपटीशन में डायरेक्ट यूज में आता है, जो कंपटीशन में जो आपका जेईई मेंस है या आपका नीट है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी का कंक्लूजन आता है डायरेक्ट। अगर बच्चा सही से एनसीईआरटी को पढ़ ले अच्छे से तो जेईई मेंस निकल जाएगा उसका आराम से, और नीट भी निकल जाएगा। उसके साथ एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कर ले वो। हमारे हम लोग बच्चों को जो पढ़ाते हैं वहाँ पर देखा है हम लोगों ने, जो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छा है, एनसीईआरटी बढ़िया से किया उन्होंने, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन कर लिया, अच्छी रैंक के साथ निकल जाते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़िए, बोर्ड में भी अच्छा नंबर लाइए, और जेईई मेंस और नीट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, 100% आप सफल होंगे। ओके, ठीक है, ये नोट हो गया। अब चलिए लास्ट पार्ट हम देखते हैं, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज,
यह रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, क्या कंक्लूजन बताता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं आपको हम। इसके लिए आपको जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा, यहाँ पर जी भी यूज है, कैपिटल जी, और के भी यूज है। इसका मतलब हमें इस पे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है। चलिए दोनों फार्मूला लिखते हैं फिर से। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं Fe, तो क्या फार्मूला था, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखते हैं, चलिए इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या आएगा, G m1 m2 अपान R स्क्वायर। हमने क्या किया है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, जहाँ जो मास है दोनों मास के बीच की जो डिस्टेंस है वही दोनों चार्ज के बीच की भी डिस्टेंस ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R, और अगर जो मास हमने लिया है m1 और दूसरा मास है m2, इसके बीच की भी डिस्टेंस है R। ये फार्मूला तब बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं रेशियो में कहीं R दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपको अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका मतलब वहाँ पर डिस्टेंस सेम है। अब देखिए अगर R नहीं है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से कट रहा है R, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, जरा डिवाइड करके देखिए तो ये आएगा Fe अपान Fg, ठीक है। और इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं पहले। चलिए देखिए Fe अपान Fg क्या आएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई बना दीजिए तो ये आ जाएगा R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, G m1 m2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका रेशियो यहाँ देख रहे हैं के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी, इसका अब चार्ज की वैल्यू भी रखी गई है। और यहाँ मास से देखिए, मास से पता चल रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब यहाँ पर Q1 एक चार्ज, एक प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इससे हमें पता चल जा रहा है ये क्या है, प्रोटॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, नोट कर लीजिए इतना। चलिए हम इधर मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखिए के किसकी वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं, Fe अपान Fg। मैग्नीट्यूड लगाने से ये होगा कि अगर अभी हम देखिए चार्ज आप जब प्रोटॉन का रखते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है पता है आपको, प्रोटॉन पर चार्ज होता है, चलिए यही नीचे लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन पर चार्ज Qp इक्वल टू हम लोग प्लस ई रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर Qe है तो इसको हम लोग माइनस ई रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमने Q1 Q2 रखा है इसको Qp और Qe भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका Q1 क्या है, प्रोटॉन, और Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें Me Mp जो नीचे दिया गया उससे पता चल जा रहा है। चलिए तो अब यहाँ जब वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आएगा, K Q1 तो चार्ज ऑफ किसका चार्ज, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्लस ई, तो प्लस ई है। Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई है, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर से वही ई ही आ जाएगा। यहाँ पर जो माइनस है, कभी भी कूलम्ब्स लॉ में हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे फोर्स की वैल्यू तो वहाँ पर साइन नहीं रखते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव के साथ चार्ज की वैल्यू नहीं रखते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव क्या शो करता है, इसको हमने आपको कई बार बता चुके हैं। अगर निगेटिव फोर्स आता है इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में,
और अगर पॉजिटिव फोर्स आता है, पॉजिटिव एफ की वैल्यू आती है, इसका मतलब है कि दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। तो जो साइन है पॉजिटिव और निगेटिव वो केवल नेचर बताता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ साइन नहीं रख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ई आ जाएगा इनटू, अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा ये, तो इसको आप सीधे सीधे यहाँ लिख सकते थे कि Q1 क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये Q2 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान, यहाँ क्या आ गया, वैल्यू रख दे रहे हैं। M1 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और M2 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर उस रेशियो को देखने से हमें पता चल रहा है, यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू यही है, ठीक है। अब यहाँ पर अब रखेंगे तो आपके QP क्या हो गया, E, QE भी हो गया E, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया है, अपान G, MP तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा जो होगा, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा, देखिए FE अपान FG इक्वल टू K E स्क्वायर अपान G, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं चाहे बाद में लिखिए, GME MP। यही आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो ये रेशियो क्या बता रहा है, ये रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बता रहा है। ये क्वांटिटी क्या बता रही है, क्वांटिटी के स्क्वायर अपॉन GME MP। दिस क्वांटिटी शोज दैट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2 आपने जब वैल्यू रखा था इसकी वैल्यू आई थी 2.27 इंटू 10⁻39। देखिए अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये दोनों, पहली बात तो ये रेशियो है, किसका, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आंसर में नीचे मेंशन करेंगे। और क्या बता रहा है ये, और इससे ये भी पता चल रहा है ये रेशियो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या फिर ग्रेटर देन FG, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अभी हम लोगों ने KE स्क्वायर अपान GME MP का कंक्लूजन निकाला, तो क्या मिला वहाँ पर हमें वहाँ पर मिला, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट, डिस्टेंस दोनों के बीच की कांस्टेंट होनी चाहिए, वहाँ R थी तो यहाँ भी R है, और वहाँ क्या मिला हमें, FE ग्रेटर देन FG। तो ये दोनों कंक्लूजन में बताया भी था, इसको नोट भी कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है ये, ए फ्री पिथ बॉल A ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। कभी भी आप न्यूमेरिकल करिए तो पहले उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से जब पढ़िए और उसकी वैल्यू नोट करिए, क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, फिर उसमें आप रिलेशन निकालने की कोशिश करिए कौन सा फार्मूला लगेगा। ए फ्री पिथ बॉल A ऑफ 8 ग्राम, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आपको दिया गया है ए फ्री पिथ बॉल A ऑफ 8 ग्राम, कोई बॉल है A और उसका मास आपको दिया गया है 8 ग्राम, तो MA की वैल्यू आपको 8 ग्राम दी गई है, मास ऑफ बॉल A 8 ग्राम। 8 ग्राम का मतलब इसको आप केजी में SI यूनिट में चेंज कर दिया करिए, तो 8 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, यह वैल्यू हो गई आपकी। कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज 5 इंटू 10⁻8 कूलम, और इस A पर जो चार्ज है QA, इसकी वैल्यू है आपकी 5 इंटू 10⁻8 कूलम, ठीक है। फिर कह रहा है वाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पिथ बॉल B फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फार्मर बॉल। कह रहा है कि जो बॉल है A है, इसके नीचे कोई एक बॉल B है, ठीक है, और B बॉल
इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर दी गई है कितना 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको दी गई है। कहने का मतलब आपको आर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसको आप 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जो ये बाल बी है वो कह रहा है कि सो दैट अपर बाल इज स्टेशनरी। ऐसा इस बी बाल जो रखा गया है कि ये इसका जो नेचर है, इस बाल का जो नेचर है ये किस तरह का होना चाहिए जिससे कि ए बाल स्टेशनरी हो जाए। मतलब कि वो जैसे ए है तो ए का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ मास है, मास दिया भी गया है एम ए, और ये मास नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा नीचे। कितना फोर्स लगाएगा m इंटू जी, आपको पता है एम जी फोर्स लगता है नीचे ग्रेविटेशनल, तो एम जी लगाएगा। अब ये एम जी फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इसको गिर जाना चाहिए। लेकिन ये कैसे, अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो बी बॉल है ये किस नेचर का हो जिससे कि ए बॉल स्टेशनरी हो जाए। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए फ्री पिच बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, ए का जो मास दिया गया है 8 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। इस पर कैसा चार्ज है, ए पर हमारा पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ए पर हमारा चार्ज है पॉजिटिव, और वैल्यू दी गई है आपकी 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। फिर कह रहा व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड। जो बी है उसका नेचर और मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी साइन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी ऑफ चार्ज। ठीक है ना, उस बी का क्या मैग्नीट्यूड होगा और उसका चार्ज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। दैट शुड बी गिवन टू सेकेंड पिच बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो, 5 सेंटीमीटर बिलो आर आपको दिया गया है द फार्मर बॉल, सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी। ठीक है, क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है समझना। एक बॉल आपको ए दी गई है और वो कैसा दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, उसका मास आपको दिया गया है और उसका चार्ज दिया गया है, और चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। अब कह रहा है कि इस ए चार्ज के नीचे एक कोई दूसरा बॉडी है, वो रखा गया है पिच बॉल बी, दूसरी बॉल बी रखी गई है, और आपसे कह रहा है कि इस प्रकार रखी गई है, उस बी का नेचर ऐसा है चार्ज का जो ए को स्टेशनरी रखे हुए है। अगर मतलब ये चार्ज ना होता, अगर केवल ए होता ये मास, तो ये गिर जाता, एम जी फोर्स लगता नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स गिर जाता। लेकिन ये अब आप सोचिए, इसको गिरना नहीं है, इसको स्टेशनरी रखना, मतलब कि इसको रेस्ट पे रहना चाहिए। कहने का मतलब ये बॉडी, ये जो आपका पिच बॉल बी है, इसको ऊपर फोर्स लगाना चाहिए, तभी ये बॉल यहाँ स्टेशनरी रह सकता है। इसको ऊपर अगर कोई फोर्स लगे, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस पर अगर ऊपर लगेगा तभी आपकी बॉल स्टेशनरी होगी। अब देखिए, अगर ये बॉल इस पर इधर फोर्स लगाएगा, मतलब कि पुश करे, तो पुश करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका नेचर, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो एक आंसर तो आपको मिल गया कि इसका जो नेचर है, बी बॉल का जो नेचर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करने से क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देगा। ठीक है, mg को, इसके वेट को बैलेंस कर देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस कर देगा, mg को, और ये बॉल हमारी स्टेशनरी रह जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, इसका मतलब यहाँ क्या है, अब हमारा जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, mg के। बस यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। वैल्यू रख दीजिए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, k q1, मतलब qa यहाँ पर चार्ज है, qb q2 की जगह qb है, अपान r², ये बराबर होना चाहिए m इंटू जी के। चलिए वैल्यू रखिए, k की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁹, qa की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम,
क्यू बी की वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड है उसका निकालना है, इस क्यू बी का क्या मैग्नीट्यूड है, उसका नेचर क्या है, नेचर तो हमने निकाल लिया पॉजिटिव, अब इसका क्यू बी का हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। चलिए तो क्यू बी की वैल्यू ऐसे रख दीजिए, क्यू ए क्यू बी अपान आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यम जी, यम की वैल्यू आपको दी गई है 8 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि यही नीचे आ रहा बॉल, तो यम आपका है 8 इंटू 10⁻⁻3, और जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती है 9.8, हम लोग रखते हैं पहले 11th पढ़ते चले आ रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या रख देंगे 9.8, तो यम इंटू जी, ठीक है, हमको सारी वैल्यूज मिल गई। अब क्यू बी यहाँ केवल अननोन क्वांटिटी है, इसी को आप निकाल लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, क्यू बी की वैल्यू निकालिए। चलिए तो क्यू बी हमारी जो आएगा ये क्या है यहाँ पर 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ठीक है, इसको आप इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा ये 5 स्क्वायर है, तो 5 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁴, ठीक है, ये यहाँ पर न्यूमरेटर में है, इधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कहने का मतलब ये आएगा आपका 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8, चेक कर लीजिए, क्यू बी है इसकी वैल्यू निकालना है, तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, इसको आप इधर ले जाएंगे तो 5 स्क्वायर के साथ है, तो 5 5 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴, और ये चीज़ यहाँ से डिनोमिनेटर में जाएगी, तो 9 इंटू 10⁹, 5 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ 9.8 है, तो अगर इसको आप 9.9 बना लें तो ये बहुत आसानी से 1.1 आ जाएगा, और 9.8 और 9.9 में कोई अंतर नहीं है। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो जस्ट क्लोज वैल्यू ले करके सॉल्व कर लीजिए, तो थोड़ा आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और कर भी लेना चाहिए, क्योंकि आंसर आपका एकदम कोई ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट मैच करें, थोड़ा बहुत पॉइंट का इधर उधर चलता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसको हम 9.9 मान लें अगर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कट के हमारा हो जाएगा 1.1, 9 कट जाएगा, ये 9 1 जा 9, और इसको अगर हम 9 मान लें 9.9, तो 9 1 जा 9.9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, फिर 0.9 1 जा 9, 1.1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 5 जा 25, अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, बहुत आसान हो गया ये। अब देखिए यहाँ 5 8 जा 40, और 40 को आप 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40, चलिए हम कर देते हैं 40 इंटू 5 8 जा 40, और फिर इंटू क्या आएगा 1.1, अब केवल पावर बची है तो पावर लिख लीजिए, 10⁻³ है यहाँ पर, यहाँ क्या है -4, यहाँ क्या है ऊपर जाएगा तो ये -9, और ये ऊपर जाएगा तो +8, और कोई क्वांटिटी बची है, और तो कोई क्वांटिटी है नहीं, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्यू बी आ जाएगा ये, इसको आप करेंगे तो 40 इंटू 1.1 तो 11 आ जाएगा 44, ठीक है, 1 दशमलव है तो चला जाएगा, समझ बात आ रही है, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 44 आ जाएगा, इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पर 3 4 7 और 7 9 16, -16 +8 -8, ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए 1 पॉइंट पर, तो 4.4 इंटू 10⁻, अगर इसको इधर लाएंगे तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी, मतलब 10⁻⁻7 कूलम, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है। अगले वीडियो में अभी कम से कम 3-4 वीडियोज़ आपको न्यूमेरिकल पर ही मिलेंगे, और आपका होमवर्क, हाँ होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क आपको करना है जो आपका
सॉल्व एग्जाम्पल है। पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल करिए एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज में भी देंगे। तो सॉल्व एग्जाम्पल 1.1, 1.2, 1.3। 1.3 को हमने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का 1.3 हमने बता दिया है एक्सरसाइज का, तो 1.1, 1.2, 1.3 और जो एग्जाम्पल आपका 1.4 है वो यही है जो भी आपने पहला क्वेश्चन किया था, एकदम सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो मतलब 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे तो 1 से लेकर के 5 तक आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको भी ट्राई करिएगा, ठीक है, मेहनत करिए और अच्छे से समझते चलिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप नोट करिए और बार बार वीडियो देखिए। कोई प्रॉब्लम है अगर आपको तो उसको आप हमें बताइएगा, तो उसको हम देखेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है आपको इसको अच्छे से पढ़ते चलिए। थैंक यू।